हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग वर्ण विचार जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने वर्ण विचार का बेसिक क्लियर किया है, यानी कि शुरुआत से हमने शुरू किया है, तो उसको ज़रूर देखिए, फिर इसको देखिए। चलिए तो पढ़ते हैं आगे। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम लोग पढ़े थे जो भी, उसको एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण को 14 ध्वनियाँ, जो 14 सूत्र है, वो उससे हमारी वर्णमाला ज्ञात हुई है, यानी कि पाणिनि के द्वारा दिए गए 14 सूत्रों से हमारी वर्णमाला प्राप्त हुई है। तो देखिए, वो कुछ सूत्र इस तरह का था जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये सभी 14 सूत्र थे। यहाँ 10, 11 और इसके बाद 12, 13, 14 ये सूत्र थे। उसके बाद हम लोग प्रत्याहार बनाना भी सीखे थे कि किस तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है। तो प्रत्याहार बहुत सारे थे। अक, यक, इक, यन, अल, हल, ये सभी प्रत्याहार हैं। तो ये सभी हम लोग बनाए थे। तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको समझते हैं। तो देखिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए, स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जो वर्ण उच्चारण करने के लिए, जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वो बिना ही किसी के सहायता से उच्चारण की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है। चलिए, एक चीज़ आप देख रहे हैं, स्वर के बगल में क्या लिखा है, अच लिखा है कोष्ठ में। तो इसको समझते हैं कि स्वर के कोष्ठ में अच क्यों लिखा है। तो देखिए, स्वर के कोष्ठ में अच क्यों लिखा है, कल हम लोग देखे थे एक चीज़, आप समझिएगा। हम लोग कल देखे थे अच प्रत्याहार। देखिए, यहाँ है अच प्रत्याहार। तो ये अच प्रत्याहार हम लोग देखे थे कल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये कुल 9 वर्ण आते हैं। देखिए, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इतने 9 वर्ण हमारे आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आप देख रहे हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण लिखे गए हैं ये सभी स्वर है, और ये कुल स्वर इतने ही हैं जो हमारे संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। तो कुल 9 स्वर ही होते हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संस्कृत व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल 9 स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, यही कुल 9 स्वर होते हैं। चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। तो स्वर के बारे में और डिटेल्स में, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या, ये संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए आपके सामने ये 5 है, अ, ई, उ, री, ली। हम टोटल स्वर हम लोग देखे थे, टोटल कितने स्वर थे, कुल कितने स्वर थे, तो कुल 9 स्वर थे, जिसमें से 5 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। चलिए, तो 5 हमारे क्या हो गए, ह्रस्व हो गए। 5 कौन कौन, ये 5 देख सकते हैं आप, ये 5 है ह्रस्व, अ, ई, उ, री, ली। ये 5 हमारे ह्रस्व है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसी पाँचों को हम लोग
मूल स्वर भी कहते हैं संस्कृत व्याकरण में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर को देखिए, दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कुल 8 होती है, कुल 8 होती है। आप देख सकते हैं ये कुल 8 है। एक इधर भी है लिखा हुआ तथा औ भी है, इधर भी देखिए, इधर कुल 7 है और इधर एक इधर है 8, तो कुल 8 स्वर है। तो देखिए इसमें एक बीच में जो ये लिखा हुआ है ट, ये कुछ ट लिख दिया है, ये गलत हो गया है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें 7 है, देखिए आ ई उ री, डबल बड़ी री है, ए ऐ ओ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ 8, ये कुल 8 स्वर है। कुल 8 दीर्घ स्वर होते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में। चलिए आगे और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि लिरी ध्वनि का दीर्घ रूप लिरी होता है, यानी कि इस लिरी का दीर्घ रूप जब हम बनाते हैं तो ये लिरी बनाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से लिरी लिखते हैं हम लोग, लिरी। तो इसका जब हमको दीर्घ रूप बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक और नीचे से इस तरह से लगा देते हैं तो दीर्घ रूप बन जाता है। यानी इस तरह के लिरी को इस तरह से दीर्घ रूप में बनाया जाता है। और आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, यानी अंत के जो 4 वर्ण हैं, देखिए यहाँ से ए ऐ ओ और यहाँ औ, ये 4 वर्ण ए ऐ ओ औ, ये इस चारों को हम क्या कहते हैं, देखिए ए ऐ ओ औ, ये 4 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये संयुक्त होते हैं, ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। आप देखिए आपके सामने है ए और ई के मिलके बना हुआ है, ऐ देखिए और ए के मिलने से बना है, ओ देखिए और ऊ के मिलने से बना है, और देखिए और ओ के मिलने से बना है। तो इस तरह से ये चारों हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए 3 मात्राओं का समय लगे, हम लोग पहले देखे थे ह्रस्व जिसमें 1 मात्रा का समय लगता था, ह्रस्व जिसमें 1 मात्रा का समय लगता था, दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगता था, और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लुत, उसमें क्या है, तो इसमें 3 मात्राओं या उससे भी अधिक का समय लगता है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है उच्चारण करने में। देखिए इस तरह का कभी आप चिन्ह देखे होंगे 3 की तरह संस्कृत में लिखा होता है, जैसे देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक संस्कृत का वाक्य है, ये ही कृष्ण, और ये 3 लिखा हुआ अत्र गौश्चरते, यानी कि ये 3 क्यों लिखा है, तो इस 3 का मतलब ये हुआ कि कृष्ण का उच्चारण देर तक करना है, 3 मात्राओं का समय इसमें लगाना है, यानी कि ज़्यादा समय तक करना है। जैसे हम लोग ओम लिखते हैं, जैसे ओम लिखते हैं, देखिए ओम में ओमकार जो होता है, ये ओम में 3 इसलिए लिखा होता है कि ओम ज़्यादा समय तक 3 मात्राओं का समय देकर इसका उच्चारण करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा हम उम्मीद करते हैं। चलिए प्लुत स्वर के आगे है, हम लोग यहाँ आ गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से विविध है, यानी कि ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर ये अनुनासिक और निरनुनासिक नहीं होते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुनासिक क्या होते हैं तब, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वो तीनों क्या होते हैं, अनुनासिक नहीं होते हैं, निरनुनासिक भी नहीं होते हैं। तो फिर हम ये समझते हैं कि अनुनासिक क्या होते हैं और निरनुनासिक क्या होते हैं। तो समझिए अनुनासिक,
अनुनासिक यानी जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाए। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका यानी मुंह के साथ साथ नाक का भी हम प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। और देखिए नीचे क्या है? निर अनुनासिक। निर अनुनासिक किसको कहेंगे? तो जिस स्वर के उच्चारण में केवल मुंह से, मतलब जिस स्वर के उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होगा यानी केवल मुंह से उच्चारित होता होगा, उसको हम लोग निर अनुनासिक कहेंगे। यानी कि जिसमें मुंह के साथ साथ नासिका का, नाक का भी प्रयोग होगा, उसको अनुनासिक कहेंगे। और जिसमें केवल मुख का प्रयोग होगा उसको निर अनुनासिक कहेंगे। तो देखिए ये सभी हमारे ये लिखे गए हैं, इसमें चंद बिंदु वाले, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। और जो हमारे कवर्ग होते हैं, चवर्ग होते हैं, टवर्ग होते हैं, उसके पंचमाक्षर जो होते हैं, अंतिम अक्षर, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल्स में आगे हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन यानी कोष्ठ में क्या लिखा है? हल। व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में? हल कहते हैं। तो क्या लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उसे व्यंजन या हल कहते हैं। यानी कि इसका उच्चारण जो है ना, बिना हम स्वर की मदद से नहीं कर सकते हैं, यानी इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होगी। यानी कि स्वर की आवश्यकता यानी स्वर का मदद लेना होगा हमको। तो देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, देखिए कु, चु, टू, ये जो भी है, यानी कि कु कवर्ग होता है, यानी कि जो हमारे ये 5 अक्षर हैं कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इसको हम कवर्ग कहते हैं और संस्कृत में कु कहते हैं। इसको जो नीचे है उसको चवर्ग कहते हैं। जैसे संस्कृत में हमारे अलग अलग नाम है 5 वर्ग के, कु चु करके। तो देखिए इसमें सभी जितने भी वर्ग है, 5 वर्ग है, सभी 5 वर्ग में 1 2 3 4 5 वर्ग, सभी 5 वर्ग में 5 वर्ण हैं। सभी में 5 वर्ण हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 25। यानी कि कुल 25 वर्ण हमारे यहाँ हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास है, यहाँ देखिए, यहाँ है 4 इधर और 4 इसके नीचे, यानी कि 4 ये अंतस्थ होता है और 4 उष्म होता है, यानी 4 4 कितने हो गए? 8। यानी कि 25 ऊपर और 8 यहाँ, यानी कि 25 + 8 कितना हुआ? कुल 33 कुल 33 वर्ण जो है हमारे व्यंजन होते हैं। यानी कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए व्यंजन को हम लोग हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं एक बार, हम लोग कल हल प्रत्याहार बनाए थे। तो देखिए हल प्रत्याहार यहाँ है हमारे पास, हल प्रत्याहार देखिए यहाँ हल प्रत्याहार, ये इसमें जो वर्ण आते हैं वो सभी यहाँ लिखे गए हैं। देखिए ये टोटल 33 वर्ण होंगे। 5वें सूत्र के ह वर्ण से जितने भी वर्ण आएंगे सभी को लिखते हम चलेंगे और 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल तक लिखेंगे, यानी सभी वर्ण को लिखेंगे, यानी हल वर्ण को छोड़ के हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं तो लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुल 33 वर्ण आते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? तो कुल 33 वर्ण आते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के सभी व्यंजन है, यानी कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। ये 25 वर्ण यहाँ जो लिखे गए हैं, अब देखिए ये 25 व्यंजन यहाँ लिखे गए हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पर्श कहते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है स्पर्श। स्पर्श उपयुक्त क से लेके म तक, क से लेके म तक 25 वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए प्रत्येक वर्ग के
अंतिम वर्ण को अनुनासिक भी कहा जाता है। तो हम बताए थे अभी कि जो हमारा प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। यानी 5 हमारे वहाँ वर्ग में भी अनुनासिक होते हैं, यानी व्यंजन में भी हमारे 5 अनुनासिक होते हैं। देखिए अनुनासिक क्या होता है, अभी बताए थे कि जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होगा उसको अनुनासिक कहेंगे। तो 5 अनुनासिक होते हैं। जो हमारे 25 स्पर्श होते हैं, 25 स्पर्श होते हैं, उसमें से 5 अनुनासिक होते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ। देखिए ये हमारे कुल 25 स्पर्श है, जिसमें से अंतिम वाले ये जितने भी वर्ण हैं 5, वो क्या है, अनुनासिक है। ये अंग, अंग, य, र, न और म, ये 5 वर्ण क्या है, ये 5 वर्ण हमारे अनुनासिक है। और ये कुल जो 25 है ये सभी स्पर्श है। तो कुल 25 स्पर्श में से 5 अनुनासिक होते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। 5 अनुनासिक देख लिए, एक बार देख लीजिए। और ये लास्ट का जितने भी वर्ण है ये 5, अंग, य, र, न और म, ये 5 हमारे अनुनासिक होते हैं। चलते हैं। और हमारे कुल कितने स्पर्श होते हैं, तो कुल 25 स्पर्श व्यंजन, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे स्पर्श के बाद क्या लिखा है, आगे लिखा है अंतस्थ। तो यर लव के अक्षर के में जो आते हैं वो आगे शुरू के 4 अक्षर यर लव वो क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और स, जो तीनों स होते हैं, तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। तो देखिए अंतस्थ और ऊष्म, इसको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इसको ऊष्म क्यों कहा जाता है। प्राणवायु होती है वो अंदर से निकलती है, अंदर से आती है, अंदर से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम लोग अंतस्थ कहते हैं। और इसको ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में ऊष्मा निकलता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ज़्यादा मात्रा में हमारी जो वायु है वो अंदर से बाहर की ओर आती है, इसलिए इसको हम ऊष्म कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अनुस्वार। तो इसका उच्चारण नासिक मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यानी कि अनुस्वार किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण केवल नाक से हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केवल नासिक से हो उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए अहंग, इसमें अहंग जब बोलेंगे तो अनुस्वार आता है ऊपर, जो इस तरह के बिंदु की तरह आपको दिख रहा है वो क्या है, अनुस्वार है। वो क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। तो इस तरह का बिंदी है वो क्या है, हमारा अनुस्वार है। चलिए आगे चलते हैं। अनुस्वार समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण ह के सदृश में किया जाता है। जैसे जो यहाँ पे 2-3 उदाहरण लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, रामः, देवः, गुरुः, ये सब में सभी में विसर्ग लगे हुए। इस तरह के 2 बिंदु जो ऊपर नीचे है, 2 बिंदु इस तरह से होते हैं, 2 बिंदु, एक ऊपर और एक नीचे होते हैं, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। देखिए इसमें 2 बिंदु इस तरह से लगा हुआ है, इसमें भी 2 बिंदु है, इसमें भी 2 बिंदु है, तो इन सभी में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। इसको पढ़ेंगे रामः, देवः, गुरुः। चलते हैं आगे। विसर्ग भी समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, आगे है संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ, और एक और होता है श्र। तो ये सभी क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्ष जो है क और श के मिलने से बनता है, क और मूर्धन्य स के, त्र, त और र के, और ज्ञ, ज और य के मिलने से बनता है। और श्र जो होता है वो तलावे स और र के मिलने से बना होता है। तलावे स और र के मिलने से बना होता है श्र। तो इस तरह से हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं।
आगे है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान देखते हैं। तो उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, इतने हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये सभी जो है अलग अलग वर्णों के उच्चारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक, ये हमारे क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। तो वर्णों के उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु क्या होती है, इन स्थानों पर स्पर्श करती है। किन स्थानों पर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, दंत, ओष्ठ एवं नासिक को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हमारा इस उच्चारण होता है। देखिए कुछ वर्णों का उच्चारण एक स्थान के साथ साथ क्या लिखा है, कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। यानी कि इन सभी में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और नासिक है, इन सभी में कभी कभी दो अंगों का भी प्रयोग हो जाता है किसी किसी वर्ण के उच्चारण में। तो देखिए समझते हैं आगे, इसको एक तालिका से समझते हैं कि किस वर्ण के उच्चारण में किस अंग का प्रयोग होता है। यानी कि कंठ का प्रयोग कब होता है और तालु का प्रयोग कब होता है, मूर्धा का प्रयोग कब होता है। तो समझते हैं किस किस के उच्चारण में किन किन अंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, कंठ। तो कंठ कब प्रयोग होता है, तो कंठ होता है अ और आ के उच्चारण में। और कहाँ प्रयोग होता है, क ख से लेके अंग तक यानी कवर्ग के उच्चारण में। और कहाँ, य और ह के उच्चारण में। यानी कि इतने सारे जो वर्ण लिखे गए हैं अ, आ, और आप देख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग और य और ह, इतने सारे वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। इन सभी वर्णों को हम कंठय कहते हैं क्योंकि कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, तालु। यानी तालु किन किन का उच्चारण होता है, आप देख सकते हैं। तालु से ई, दोनों बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, य, छ मतलब च, छ, ज, झ, य, र और तलाबे स, यानी इतने सारे वर्ण हैं जिसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इनको तलाबे कहते हैं। तो आप इन सभी ये सब आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही, आप इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चीज़ का मतलब ये जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे देखकर आप ज़रूर पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।